हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रोकर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जॉबर्स के बारे में डिस्कस किया था। वह हमने डिस्कस किया था जॉबर्स कौन होता है, इसके अलावा तरनी वाला एज वेल एज स्पेकुलेटर्स कौन कौन होते हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोकर। देखिए, ब्रोकर का मीनिंग क्या है और उसकी क्या ड्यूटीज़ है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वास्तव में ब्रोकर है क्या। देखिए, जो हमने अपनी एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर जो है कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके लिए उसको किसी ब्रोकर या मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट जो कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट के अंदर जब भी आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। यानी कि आप बिना ब्रोकर के कभी भी कैपिटल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते इन सेकेंडरी मार्केट। हाँ, प्राइमरी मार्केट में जरूर आप आईपीओ में डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर्स की सर्विसेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ब्रोकर है वो एक स्टॉक एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है। वास्तव में ब्रोकर है क्या, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्रोकर जो है एक कमीशन एजेंट है जो सिक्योरिटीज़ में बाय और सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वास्तव में वो क्या करता है कि सिक्योरिटीज़ के जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच में एक मीडिएटर का वर्क करता है। ब्रोकर जो है उनके बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ वास्तव में बाय और सेल नहीं करता, बल्कि वो बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करता है ताकि वो आपस में डील कर सकें। ब्रोकर जो है दोनों ही पार्टी से, यानी कि दोनों ही तरफ से अपनी सर्विसेज के लिए कमीशन चार्ज करता है, जिसे कमीशन भी कह सकते हैं या ब्रोकरेज भी कह सकते हैं। ब्रोकर्स जो है वो सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस चेंज होते हैं उसके ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से जज कर पाता है, उसका एस्टिमेशन लगा पाता है। इसलिए वो प्राइस को ट्रेंड को फाइंड आउट करने में, एस्टिमेट करने में, प्रिडिक्ट करने में एक तरीके से एक्सपर्ट होता है। और वो अपनी सर्विसेज को जो है उसकी एडवाइस जो है अपने क्लाइंट को दे सकता है, और क्लाइंट जो है उसकी एडवाइस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। ब्रोकर जो है पब्लिक से इन्वेस्टर के ऑर्डर रिसीव करता है और उसे जो है जॉबर्स के द्वारा एग्जीक्यूट करवाता है, और बदले में उसे क्या मिलता है, बदले में उसे ब्रोकरेज या कमीशन मिलती है। खासकर ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज के जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो टेक्निकल थ्योरी है उसकी खास नॉलेज नहीं होती, वो ब्रोकर्स की सर्विसेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक लाभ कमा सकते हैं। एक ब्रोकर को जो है स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनने के लिए विद फी जो है सेबी के पास अप्लाई करना होता है। और जब जो सेबी का बोर्ड जो है इस बात से संतुष्ट हो जाए कि जो अप्लाई करने वाला ब्रोकर है उसके पास जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट के ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट की एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बोर्ड जो है उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देता है। ब्रोकर को जो है इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि कभी भी उसके पास अगर कोई इन्वेस्टर कंप्लेंट करता है तो इन्वेस्टर की कंप्लेंट रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को रिजोल्व करना, यानी कि उसका सोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ब्रोकर्स को इस कंप्लेंट के बारे में जो है सेबी को भी बताना होता है कि इस प्रकार की कोई उसके पास कंप्लेंट आई है। एक बार जब ब्रोकर जो है अपना रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद जो भी सेबी या बोर्ड द्वारा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना उसकी जिम्मेवारी होती है, उसको फॉलो करना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये जो है मेन ब्रोकर्स है, और ब्रोकर जो है वास्तव में एक मीडिएटर का वर्क कर रहा है, एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बायर और सेलर को, जिससे कि वो अपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में ब्रोकर्स की। सबसे पहले ड्यूटीज़ भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो ड्यूटीज़ डिस्कस करते हैं वो है जनरल ड्यूटीज़। क्या है जनरल ड्यूटीज़? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को जो है अपना काम
बहुत ही सच्चाई के साथ, मुस्तैदी के साथ और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत स्पीडली होते हैं। जो प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज पे कभी भी आप कभी सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन देखेंगे, कभी भी किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर या किसी बिजनेस न्यूज़ चैनल पर, तो आप देखेंगे जो स्टॉक के रेट्स हैं वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, बहुत फास्टली चेंज होते हैं। तो ऐसे में जो है स्टॉक ब्रोकर को बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है ऐसे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए इंटीग्रिटी। सेकंड आता है दैट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू स्किल एंड केयर। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को जो अपना काम जो है वो काफ़ी स्किलफुल, यानी कि निपुणता के साथ, सावधानी के साथ और मेहनत के साथ करना चाहिए। यहाँ पर जो केयरनेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो अपने जब ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर की क्या क्वांटिटी है, वो किस प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, इन सब की इंफॉर्मेशंस को ब्रोकर को बहुत अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ट्रांजैक्शंस रॉन्ग हो जाएगा और जिससे कि जो है इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो थर्ड ड्यूटी आती है दैट इज़ द मैनिपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक स्टॉक ब्रोकर को जो है जालसाजी, घपलेबाजी या धोखाधड़ी वाले लेन देनों या स्कीमों से दूर रहना चाहिए और ना ही अफवाहें फैलाकर अपने निजी लाभ के लिए मार्केट में जो है उतार चढ़ाव या उठापटक लानी चाहिए। उसे जो है इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उसे एक बहुत ही डिसेंट वर्क करना चाहिए रादर देन इन मैनिपुलेशन एक्टिविटी से बच के रहना चाहिए। नंबर फोर्थ जो ड्यूटी आती है दैट इज़ अ माल प्रैक्टिसेस। एक स्टॉक ब्रोकर को ना तो खुद और ना ही दूसरों के साथ मिलकर जानबूझकर शेयर मार्केट में जो है झूठे या फॉल्स उतार चढ़ाव क्रिएट नहीं करने चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचे या फिर मार्केट की जो स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है उसमें जो है कुछ ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न हो, कुछ अवरोध उत्पन्न हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक स्टॉक ब्रोकर को बहुत अधिक मात्रा में जो है स्पीकुलेशन बिजनेस के अंदर इंडल्ज नहीं होना चाहिए। स्पीकुलेशन जैसे सट्टेबाजी हो गई या बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइसेस के अप्स एंड डाउन्स के लिए, उससे क्या हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसे इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी आती है दैट इज़ द कंप्लायंस विद स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। एक स्टॉक ब्रोकर को जो भी गवर्नमेंट, सेबी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो समय समय पर बनाए गए जो भी प्रोविजंस ऑफ एक्ट है, रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, उन सबको फॉलोअप करना, उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इन एक्टिविटीज़ को वो प्रॉपर वे में फॉलो करें। जो भी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो सेबी के द्वारा बनाए गए हैं या स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बनाए गए हैं, इन सबको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है एक ब्रोकर के लिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ड्यूटी के बारे में। नेक्स्ट ड्यूटी आती है ड्यूटी टू द इन्वेस्टर, यानी कि एक ब्रोकर को की जो है वो इन्वेस्टर के अगेंस्ट क्या क्या उसकी ड्यूटी होती हैं, उसे क्या क्या अपने कर्तव्य निभाने चाहिए अगेंस्ट द इन्वेस्टर्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। जो भी इन्वेस्टर जो ऑर्डर देता है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक ब्रोकर को अपने क्लाइंट्स या निवेश करने वाले जो भी आम पब्लिक है, उनके परचेज और सेल्स के जो ऑर्डर होते हैं उनको बड़े ही रिलायबल तरीके से, बड़े ही विश्वास के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए और उन सौदों के लिए जो भी बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस अवेलेबल हो उस पर जो है ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए। एक स्टॉक ब्रोकर को इस बेस पर कि एक स्मॉल इन्वेस्टर से वो डील करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। यानी कि एक ब्रोकर को अपने चाहे लार्ज इन्वेस्टर है चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टर है, उनको एकदम इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं कि एक स्मॉल इन्वेस्टर है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाय और सेल करेगा तो इससे मुझे क्या कमीशन, क्या ब्रोकरेज मिलेगी। ये लार्ज इन्वेस्टर है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बाय और सेल करेगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा कमीशंस या बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसे अपने सारे इन्वेस्टर को इक्वली ट्रीट करना है। एक स्टॉक ब्रोकर को जो है अपने क्लाइंट के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने या न होने की भी जो है तुरंत जानकारी देनी चाहिए। जब कोई इन्वेस्टर जो है, जो उसका क्लाइंट है, वो उसको ऑर्डर देता है कि इस चीज़ को ऑर्डर करिए, बाय का ऑर्डर या सेल का ऑर्डर, तो अगर जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया या नहीं हो गया तो उसकी जो है तुरंत जानकारी देनी चाहिए कि ऑर्डर उसका कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। और मान लीजिए जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर के केस में जो है ये ब्रोकर की ड्यूटी हो जाती है कि अगर मान लीजिए वो सेलिंग का ऑर्डर है, मान लीजिए ऑर्डर जो है वो बेचने का है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी पेमेंट बनती है वो टाइमली पेमेंट जो है
क्लाइंट को दे दी जाए। और इसी तरीके से मान लीजिए परचेजिंग का ऑर्डर है तो टाइमली जो है उसकी जो डिलीवरी है सिक्योरिटी की वो उसके खाते में यानी कि क्लाइंट के खाते में पहुंच जानी चाहिए। तो ये जो है मेन ड्यूटी है ब्रोकर की अगेंस्ट द इन्वेस्टर एज ए एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। नेक्स्ट ड्यूटी जो आती है वो आती है सेकंड, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो भी डिसाइडेड फॉर्मेट है उसके अंदर अपने क्लाइंट को उसके द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने चाहिए। अब वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट नोट है क्या? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लगभग वैसा ही होता है जैसे आप बाजार में कोई माल खरीदने जाते हैं, कोई भी गुड्स परचेज करने जाते हैं तो आपको एक बिल मिलता है। बिल के अंदर क्या होता है? बिल के अंदर जनरली उस पर्सन का नाम होता है, जो पर्सन जो है जो सामान खरीद रहा है उसने क्या क्या आइटम्स खरीदी, कितनी क्वांटिटी खरीदी, किस प्राइस पे खरीदी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक बिल के अंदर होती है। इन ए सिमिलर केस में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वह वास्तव में सिक्योरिटी का एक बिल होता है जिसे ब्रोकर जो है अपने क्लाइंट को इशू कर रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर डेट पर ये पर्टिकुलर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट प्राइस पर बाय या सेल की। तो वो पूरा जो है एक तरीके से डिटेल्स होती है इन्वेस्टर के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस की। जो थर्ड ड्यूटी आती है दैट इज़ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को अपने क्लाइंट की जो है कभी भी ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका विश्वास जो है उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक स्टॉक ब्रोकर को अपने क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन है या उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो उसके साथ उसे बिजनेस करने के दौरान रिसीव हुई है उसे किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स की चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी प्राइवेसी है, यानी कि उसकी प्राइवेसी का जो है काफ़ी हद तक जो है ब्रोकर को उसका एक तरीके से सम्मान करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को किसी भी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और ना ही ब्रोकर को उसका मिसयूज़ करना चाहिए। तो जरूरी हो जाता है कि जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है उसको ब्रीच ना किया जाए। नंबर फोर्थ आता है दैट इज़ द बिजनेस एंड कमीशन। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को ब्रोकरेज या कमीशन अर्न करने के लिए सिक्योरिटीज़ के परचेज और सेल को इंकरेजमेंट नहीं देनी चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ना ही स्टॉक ब्रोकर को अपनी ब्रोकरेज या कमीशन ज़्यादा कमाने के लिए जो है अपने क्लाइंट्स को कोई फॉल्स या मिसलीडिंग कोटेशंस शो नहीं करनी चाहिए और ना ही क्लाइंट्स को कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या एडवाइस देनी चाहिए जिससे कि क्लाइंट्स क्या हो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करे और उसका क्या होगा इम्पैक्ट, ब्रोकर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज या कमीशन रिसीव हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ब्रोकर को जो है केवल अपने कमीशन के लिए, केवल अपनी अर्निंग के लिए, केवल अपनी ब्रोकरेज के लिए ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो कुछ गलत सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो जाएगा, गलत प्राइस पे इन्वेस्ट हो जाएगा और उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को। तो एक इन्वेस्टर के पैसे को का सम्मान वैसा ही करना चाहिए ब्रोकर को जैसे वो अपने खुद के पैसे की एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड करता है। तो किसी भी हालत में जो है केवल कमीशन के लिए, केवल अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। नंबर फिफ्थ आता है देयर इज अ बिजनेस ऑफ डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स। डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स का मतलब है ये वो क्लाइंट है जो अपने कमिटमेंट को पूरा करने में डिफॉल्ट रहे हैं। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को ऐसे क्लाइंट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस नहीं करना चाहिए और ना ही उनका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए जब उसे इस बात का पता हो कि वो जो क्लाइंट है किसी अन्य ब्रोकर के साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने कमिटमेंट को पूरा करने में जो है फेल रहा है या डिफ़ॉल्ट रहा है। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो कभी पहले अपना ट्रांजैक्शन एक ब्रोकर के साथ करते हैं और उसको धोखा देते हैं, फिर वो है अपना काम जो है किसी दूसरे ब्रोकर के साथ करने चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो गलत एक्टिविटीज़ को एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। तो ब्रोकर को जब ये पता हो कि ऐसे क्लाइंट ने पहले किसी अदर ब्रोकर के साथ ऐसा किया है तो ऐसे क्लाइंट का कभी भी ट्रांजैक्शंस या बिजनेस नहीं करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स आता है फेयरनेस टू द क्लाइंट्स। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को क्या चाहिए कि वो अपने क्लाइंट के साथ डील करते वक्त ये डिस्क्लोज कर दे कि वो एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा या एज ए एजेंट करेगा और उसे इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि बाद में उसके और क्लाइंट के बीच किसी भी हालत में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, किसी तरीके का विवाद ना हो। उसे इस तरीके के लिए सारे एफर्ट्स करने चाहिए और मान लीजिए किसी कारण फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्लाइंट को जो है अपने बारे में सही स्थिति जो है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए
और किसी भी परिस्थिति में जो है, किसी भी हाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ का कोई अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, कोई मिस यूज़ एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए, कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए। और ना ही कभी भी ब्रोकर को ये समझना चाहिए कि जो उसका खुद का जो इंटरेस्ट है वो क्लाइंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसको अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अपने क्लाइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसा हम कहते हैं कि जो ग्राहक है वो एक भगवान का स्वरूप होता है, इसी तरीके से एक ब्रोकर के लिए क्लाइंट क्या है, एक ग्राहक ही है, एक उसका कस्टमर है। तो उस कस्टमर की जो है, उस क्लाइंट्स की जो है मतलब उसकी इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ताकि वो जो क्लाइंट्स है कभी भी उसको नुकसान ना पहुँचे। ये ब्रोकर की सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी में आना चाहिए। नंबर 7 आता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को अपने क्लाइंट्स को ऐसी कोई एडवाइस नहीं देनी चाहिए जिसके बेस पर जो क्लाइंट है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज करने या उसको होल्ड करने या उसको सेल करने का जो है वो निर्णय ले। जब तक कि स्टॉक ब्रोकर के पास इस बात का प्रॉपर बेस ना हो, आधार ना हो कि ये जो एडवाइस है वो उसके क्लाइंट के लिए जो है, क्लाइंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनल पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, काफ़ी उचित होगी। इसलिए जो है स्टॉक ब्रोकर को क्या करना चाहिए, अपने क्लाइंट्स की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, जो भी उसके फैक्ट्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके साथ अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसके क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। नंबर 8 आता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर या उसका एम्प्लॉय तब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी सिक्योरिटी के संबंध में कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकता, जब तक कि वह इस बात को डिस्क्लोज न कर दे। किस चीज़ का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उसे, कि उस सिक्योरिटीज़ के संदर्भ में उसके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है या उसके एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन क्या है। कहने का मतलब यह है कि उस सिक्योरिटी के संदर्भ में उसका या उसके अपनों का निजी हित क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, इस चीज़ को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं। कई बार क्या करते हैं ब्रोकर जो करते हैं वो खुद तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर लेते हैं। तो वो उसी तरीके की एडवाइस देते हैं जिससे कि मान लीजिए उन्होंने बहुत लार्ज क्वांटिटी में किसी पर्टिकुलर स्टॉक की क्वांटिटी बाय कर ली अपने किसी फैमिली मेम्बर के नेम पर। अब वो चाहते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएं ताकि वो एक अनड्यू प्रॉफिट कमाएं। अब वो इस तरीके की एडवाइस अपने क्लाइंट को देना शुरू कर देते हैं कि ये सिक्योरिटी अभी आगे जाके बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो उसका क्या होगा, जो उसके क्लाइंट हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सिक्योरिटी को बाय करना शुरू कर देते हैं। जब वो क्लाइंट सिक्योरिटी को बाय कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, अब जो इनके फैमिली मेम्बर के नाम पे ऑलरेडी सिक्योरिटी है ये सेल करके अपना प्रॉफिट कमा के बाहर चले जाते हैं और क्लाइंट जो है उस सिक्योरिटीज़ को बाय करके जो है अपना पैसा फंसा लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। तो ऐसी तरीके की कोई भी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है वो नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि उनके खुद के पर्सन्स का, यानी कि चाहे वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है या उसके कोई फैमिली मेम्बर है, उसका फ़ायदा हो। 9th ड्यूटी आती है, दैट इज़ द कॉम्पिटेंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर के पास पर्याप्त मात्रा में जो है एक ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्किलफुल वर्क है। अगर उसके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो अपने जो वर्किंग है उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा और अपने क्लाइंट्स को बढ़िया, फास्ट और स्किलफुल यानी कि योग्यतापूर्ण जो है सर्विसेज देने के लिए उसके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर्याप्त फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो इन चीज़ों को कर सके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब थर्ड ड्यूटीज आती है, दैट इज द ड्यूटी टुवर्ड्स सब ब्रोकर्स एंड अदर स्टॉक ब्रोकर्स। इसके अंदर सबसे पहली ड्यूटी आती है, दैट इज द कंडक्ट ऑफ डीलिंग्स। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को जो भी अनमैच ट्रांजैक्शंस कंपेयर करने में अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का पूरा सहयोग करना चाहिए। अनमैच ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो ट्रांजैक्शंस हो गए लेकिन वो मैच नहीं हो पा रहे। अब मैच नहीं हो पा रहे तो क्योंकि एक तरफ बायर का होता है, एक तरफ सेलर होता है। बायर का ब्रोकर डिफरेंट होता है, सेलर का ब्रोकर डिफरेंट होता है। तो ये बायर और सेलर के कोई ट्रांजैक्शन अगर मिस मैच हो रहे हैं, प्रॉपरली मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनके मैच ना होने के लिए तो जो नेक्स्ट पार्टी है उसके साथ कुछ सहयोग करना पड़ता है, कुछ हेल्प करनी पड़ती है जिससे कि वो अनमैच ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपरली ट्रेस हो जाए।
एक स्टॉक ब्रोकर को जानबूझकर ऐसे डॉक्यूमेंट जो है अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को डिलीवर नहीं करने चाहिए जिसका पता हो कि ये बाद में जो है बैड डिलीवरी हो जाएंगे। यानी कि अगर उसको पहले से ही पता है कि ये आगे जाके बैड डिलीवरी हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें जो है नेक्स्ट पार्टी के साथ, अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ उसको डिलीवर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से बाद में अगर बैड डिलीवरी हो भी जाए, जबकि उसको पता नहीं था ब्रोकर क्योंकि आगे जाके बैड डिलीवरी हो जाएंगे, तो उसे जो है इस बैड डिलीवरी को रिप्लेस करने में, तुरंत रिप्लेस करने में जो है प्रॉपर सहयोग करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है उसको रिप्लेस कर दे बैड डिलीवरी को गुड डिलीवरी से। सेकंड आता है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को जो होता है उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उसके कई इंटरेस्ट होते हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर को क्या चाहिए कि वो दूसरे स्टॉक ब्रोकर के जो भी क्लाइंट्स हैं उनके जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। अब ये कई तरह के राइट्स होते हैं, जैसे डिविडेंड पाने का हक हो गया, बोनस शेयर पाने का हक हो गया, राइट शेयर पाने का हक हो गया, उस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अदर उसका राइट या हक है तो उसको प्रोटेक्ट करने में जो है पूरा का पूरा सहयोग करना चाहिए, ताकि जो अदर ब्रोकर है उसके क्लाइंट्स को इंटरेस्ट जो है प्रॉपरली मैनेज रहे, प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे। थर्ड आता है दैट इज द ट्रांजैक्शन विद अदर स्टॉक ब्रोकर्स। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को अदर स्टॉक ब्रोकर के साथ जो है किसी भी सौदे को पूरा करना चाहिए, जो मतलब जो भी स्टॉक ब्रोकर के साथ कोई कमिटमेंट किया है तो उस सौदे को प्रॉपरली पूरा करना चाहिए, और उस सौदे से संबंधित जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन ऑब्लिगेशंस को टाइमली जो है वो पूरा करना चाहिए। अब ये ऑब्लिगेशंस या तो परचेज ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं या सेल्स ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। अगर परचेज ऑब्लिगेशंस है तो पेमेंट टाइम पे करनी चाहिए, और मान लीजिए सेल ऑब्लिगेशंस है तो सिक्योरिटी की डिलीवरी टाइम पे करनी चाहिए, जिससे कि अदर ब्रोकर्स को किसी तरीके का नुकसान ना हो। नंबर फोर्थ आता है दैट इज द एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर्स को जो है अपने बिजनेस को जब तक कि स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ की अनुमति ना दे, इस चीज़ की परमिशन ना दे, तब तक जो है पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रोकर होते हैं वो अपने बिजनेस को जो है उसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है जो सेबी बनाती है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज बनाती है उसके अकॉर्डिंग जितना स्टॉक एक्सचेंज या सेबी परमिटेड करती है उतने तक ही वो अपने बिजनेस को पब्लिसिटी कर सकते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नंबर फिफ्थ आता है दैट इज द इंड्यूसमेंट ऑफ क्लाइंट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या करते हैं कि एक स्टॉक ब्रोकर जो है वो अनुचित साधनों का प्रयोग करके दूसरे स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करे कि जो अदर स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट्स हैं वो टूट कर जो है उसके साथ जुड़ जाए। ऐसे डिफरेंट तरह की स्कीम चलाना या डिफरेंट तरीके से उनको इंड्यूस करना, ये गलत एक्टिविटीज़ में आता है, अनुचित एक्टिविटीज़ में आता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है एक ब्रोकर को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉल्स और मिसलीडिंग रिटर्न्स। देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर को जो है सेबी के पास जो जमा की जाने वाली रिटर्न्स है उसको रिटर्न्स को पूरा करने में कोई भी तरीके की लापरवाही या केयरलेसनेस नहीं कर सकता वो, ना ही इसको पूरा करने में फेलोरिटी यानी कि चूक कर सकता है, और ना ही सबमिट करने से इनकार कर सकता है। यानी कि ना तो उसमें वो लापरवाही बरत सकता है, ऐसा भूल या चूक नहीं कर सकता, या फिर उसको सबमिट करने से इनकार या रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, और ना ही उसे जो है सेबी या स्टॉक एक्सचेंज के पास जो सबमिट की जाने वाली रिटर्न्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाला गया है तो जो बोर्ड है वो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो इस चीज़ का ब्रोकर को जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज आती है देयर इज द जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो उसकी जनरल ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनको कैसे पूरा करना है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर को जो है कम से कम 5 साल तक अपने लेन देनों के जो रजिस्टर हैं, क्लाइंट लेजर हैं, जर्नल लेजर है, जर्नल्स हैं, कैश बुक हैं, बैंक पासबुक है, मेंबर कॉन्ट्रैक्ट बुक है, इन सब चीज़ों का जो भी एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन करना होता है, और उसे अपने पास जो है कम से कम 5 साल तक सेफ रखना होता है, ताकि कभी भी इसके बारे में कोई इंक्वायरी हो, कभी भी इसके बारे में ज़रूरत पड़े तो उसको पेश किया जा सके। सेकंड आता है दैट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर।
देखिए, प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है और वो उसे अपॉइंट करना होगा। और ये कंप्लायंट ऑफिसर करेगा क्या? वास्तव में कंप्लायंट ऑफिसर जो है इस बात का मॉनिटर करेगा कि जो सेबी है या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट है, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, या नोटिफिकेशंस हैं, या गाइडलाइंस हैं, या इंस्ट्रक्शंस हैं, जो समय समय पर जो है इशू किए जाते हैं, का पूरी तरह से पालन किया गया है या नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस है उसको प्रॉपरली हैंडल किया गया है या नहीं किया गया है। ये कॉम्प्लायंस ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो इन चीज़ों को प्रॉपरली करवाए, जिससे कि ब्रोकर की कोई भी एक्टिविटी इन प्रोविजंस या एक्ट से अगेंस्ट ना हो। थर्ड आता है दैट इज द फर्निशिंग ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, स्टॉक ब्रोकर को डिफरेंट बुक्स, अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रखने चाहिए, और जब कभी भी कोई इंस्पेक्शन अथॉरिटी को ज़रूरत हो उसे सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि जब भी कभी इंस्पेक्शन अथॉरिटी को किसी भी बुक्स की, किसी भी अकाउंट्स की या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो तो वो इंस्पेक्शन अथॉरिटी को ये चीज़ें पेश कर सके, क्योंकि सेबी जो है टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट ब्रोकर्स के यहाँ इंस्पेक्शन करती है और उसकी देखती है कि वो उन चीज़ों को फॉलोअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक ब्रोकर को जो है विद फी जो है सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, और उसके बाद अगर सेबी को उसकी सारी चीज़ों से अगर कन्विंस होती है, बोर्ड को लगता है कि उस ब्रोकर के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी को पूरा कर सकता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट दे देती है। तो क्या ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेबी के पास ये पावर है कि वह ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है और उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। किस केस में? अगर जो स्टॉक ब्रोकर है वो मैनिपुलेशन या प्राइस रीजिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज पाया जाता है, या फिर वो SCRA इनकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के जो प्रोविजंस और रेगुलेशंस हैं उनका उल्लंघन करता है, उसको वायलेट करता है, इनकी उसको प्रॉपरली फॉलोअप नहीं करता है, तो उस केस में जो सेबी है उसके पास पूरी पावर है कि वो चाहे तो इसका जो ब्रोकर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड कर दे, या प्रॉपरली परमानेंटली कैंसिल कर दे, या फिर उस पर कुछ पेनल्टी इम्पोज कर दे। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि ब्रोकर वास्तव में क्या है, उसकी क्या डिफरेंट ड्यूटी है, और उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है किस केस में कैंसिल हो सकता है। रेफरेंस बुक के तौर पर दोस्तों आप कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप वीके पब्लिकेशंस की बुक आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ना केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स दूसरे कॉलेज में हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulyani-classes@gmail.com पर। आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज गुलियानी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप कॉलेज से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड डिफरेंट सर्कुलर या नोटिफिकेशंस आते हैं डिपार्टमेंट के तौर पर, वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।